हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का हिंदी और चैप्टर नंबर दोस्तों 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, आज के क्लास में जानेंगे दोस्तों। मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका दोस्तों मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। चलिए दोस्तों, इस क्लास को एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, लिखा है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पोइट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। उसके बाद सबसे पहले जानेंगे दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवनी को जान लेंगे। दोस्तों देख लीजिए क्या लिखा है। दोस्तों लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ दोस्तों कितना हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया छपरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया छपरा में हुआ था। और मृत्यु इनका हुआ दोस्तों 19 मई 1989 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, है ना। तो कितना हुआ था, 1989 ईस्वी, सॉरी दोस्तों, 1979 ईस्वी में हुआ था। 1979 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या होता, मृत्यु हो गया था। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। लिखा है उसके माता का नाम क्या था। माता का नाम क्या है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की माता का नाम था दोस्तों क्या था, ज्योतिषमती देवी था। और इनके पिता के नाम था अनमोल दुबे। क्या नाम था इनके पिता का, अनमोल दुबे। और देख लीजिए इसका रचना कौन कौन सा दोस्तों, रचना देख लीजिए। रचना का नाम था आलोक पर्व और आलोक पर अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, पुनः वावरण, चारु चंद्र लेखा। ये इनका रचना है दोस्तों। आप इसको स्कीम सही से ले लीजिए ताकि आप सही से नोट बना के इसका जीवनी को याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सब्जेक्ट की क्वेश्चन की और इसको स्कीम शॉट आप ले लेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, मनुष्य, क्या लिखा है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है दोस्तों। उत्तर लिखें, देख लीजिए। उत्तर देख लीजिए, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहते हैं। मनुष्य सभ्य, अपने आप को सभ्य बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे दोस्तों। क्या कह रहा है, प्रारंभिक काल में जो था मानव और पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, उनके नाखून क्या थे, अस्त्र। नाखून क्या थे, उनके अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। और मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। इसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। और मनुष्य क्या गया, पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो, और क्या लिखा, जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। और बोला सुंदरता का, जो उसके नाखून क्या थे, पहले मानव का अस्त्र थे, उसको एक सुंदरता, है ना, सौंदर्य का रूप देने लगा, जिसमें नायपन लाने, इसे सवारने यानी सिंगार सवारने करने लगा। एवं पशुओं से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को ना मनुष्य नाखूनों को काट देता है। और क्या होता है, तो क्या करता है मनुष्य, जो इनका अस्त्र और शस्त्र थे दोस्तों, क्या थे, नाखून ही मनुष्य का अस्त्र और शस्त्र, उसको क्या करता है, नयापन लाने के लिए उसको सवारते हैं। पशुओं से भिन्न देखने हेतु मनुष्य क्या करते हैं, नाखून को काट देता है। ठीक है, चलिए आप समझेंगे दोस्तों, स्कीम शॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मनुष्य नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सामने यह प्रश्न किसने किया, आपको ये पूछ देखा, और कैसे उपस्थित हुआ। तो आपको कैसे लिखना है दोस्तों, देख लीजिए। लिखेंगे दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उससे पूछ दिया। और लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बेटी जो है, छोटी बेटी यानी छोटी लड़की
हजारी प्रसाद दुर्वे जी से लेखक से पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया, है ना। आप ये इसे लिखेंगे कि उस दिन से लेखक के लिए यह विषय सोचने का बन गया। ठीक है, चलिए आप इसको बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। कहाँ तक संगत दोस्तों, कैसे कैसे लिखेंगे इससे। कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली थे, मनुष्य क्या थे, जंगली थे, उसे नाखून की ज़रूरत थी, उसे नाखून की ज़रूरत थी, क्योंकि अस्त्र जो था ये नाखून ही उनका अस्त्र था दोस्तों, इसीलिए उनको ज़्यादा ज़रूरी था नाखून। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था। वन मानुष के समान क्या था, मनुष्य के लिए नाखून ही अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महानता अधिक थी। और आत्म अपने आप को रक्षा करना और भोजन हेतु भोजन को प्राप्त करना, भोजन को तोड़ना, भोजन को फाड़ना, ये सारा चीज़ क्या होती है, क्या होता था, वो नाखून से ही होता था। इसीलिए उनको लाख वर्ष पहले उनको नाखून बहुत ही आवश्यक था मनुष्य को। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए, मतलब दुश्मनों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। उनके लिए, मनुष्य के लिए क्या था, नाखून आवश्यक था, इसीलिए वो नाखून रखते दोस्तों। और उसके बाद क्या, असल में वे वही उसके अस्त्र थे। असल में क्या थे, नाखून ही मनुष्य के अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कतूर्स वाले अस्त्र नहीं थे। लोहे वगैरह जितना का अस्त्र अभी आप लोगों को इस जीवन में उपस्थित है दोस्तों, उस समय में मानव को कोई भी लोहे के सामान या अस्त्र शस्त्र उपस्थित नहीं थे। इसीलिए वह अपने नाखून को ही अस्त्र मानते थे और अपने प्रतिद्वंदी भोजन के लिए और आत्मरक्षा के लिए नाखून का ही प्रयोग करते थे। इसीलिए नाखून को अस्त्र कहा जाता है। इसीलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है। अस्त्र कहा जाना क्या है, उपयुक्त, अतः अंतर संगत। और क्या है, अंतर संगत दोस्तों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। और भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, अपने ही अधीन रहना। स्वयं स्वाधीनता अर्थ होता है स्वयं के अधीन रहना, स्वयं के अंदर ही अधीन रहना, ये अर्थ होता है दोस्तों लेखक के अनुसार। क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, इनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। और जितने भी शब्द लाए हैं, जैसे स्वाधीनता, स्वराज, स्वाधीनता, ये स्वतंत्रता, ये जितने भी शब्द लाए जिसमें क्या है दोस्तों, स्व है, मतलब स्वयं से। तो ये कह रहा है दोस्तों लेखक का मतलब ये होता है कि इसका स्वाधीनता का अर्थ अपने से अधीन रहना हो चाहिए, अपने आप अधीन रहना चाहिए, अपने अंदर से बात करना चाहिए, अपने ही गुलाम रहना चाहिए खुद को। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों, देख लीजिए, आंसर लिखेंगे दोस्तों। मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसी गुण है जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है, अपने आप क्या होती है, काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें, नाखून का बढ़ना उसमें एक है। और बोल रहा है ये इसको ना नाखून को भोजन देते हैं ना कुछ देते हैं, ये अपने आप क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों। तो मनुष्य के शरीर में ऐसे भी अंग है, ऐसे भी वृत्तियां हैं जो न कुछ करके भी स्वयं काम में करता है, जैसे में नाखून। वास्तव में सहजता वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। और कहता है वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान, सहजात वृत्ति उसे कहते हैं जो अनजान वृत्तियां हों, जो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। नख बढ़ने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुता का प्रमाण है। ये बताता है दोस्तों कि ये नख जो बढ़ रहा है आपको, ये नख जो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको बता रहा है कि एक जीवन आप जो जी रहे थे, जीवन था आपका, वो क्या था, पशु का जीवन था, है ना। ये बताता है ये नाखून, ये परिचय दिलाता है, ये प्रमाण दिलाता है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। और क्या है, और इसको आप जो काट देते हैं सही से मनुष्य के जीवन में आते हैं, तो यही मनुष्य का क्या है,
प्रवृत्ति है कि वो मनुष्य की निशानी देता है कि मैं एक मनुष्य हूँ, जानवर नहीं हूँ, इसीलिए नाखून को काटता है। वो मनुष्य के जीवन सही से जी पाता है। मनुष्य के भीतर पशुता है, मनुष्य के भीतर क्या है? पशुता है। ये भी ध्यान रखिए, इसलिए नाखून बढ़ता है। ये प्रमाण देता है कि तुम एक क्या थे? एक पशु थे। इसीलिए मनुष्य के भीतर क्या है? पशुता है। लेकिन वह उसे बढ़ने नहीं देता है और उसे बढ़ने नहीं देता है। जैसे नाखून बढ़ता है, अगर ज़्यादा नाखून हो गया, बाल हो गया आपके शरीर में, तो आप स्वयं देखेंगे, फिल्म यार में आप देखते हैं, जब कोई भी मानव को ज़्यादा दाढ़ी मूछ आ जाता है और बड़े बड़े नाखून आ जाता है तो वो एक राक्षस लगते हैं, एक पशुता लगने लगते हैं। इसीलिए मनुष्य जो होते हैं वो नाखून को काट लेते हैं, ताकि वह ये निशानी देता है कि मैं एक मनुष्य हूँ और एक मैं पशुता नहीं हूँ, मगर उसमें पशुता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, इसीलिए काटता है, ये नाखून काटता है, दाढ़ी मूछ बनाता है, ताकि वह पशुता को मानव छोड़ चुका है। क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता और पशु बनकर कोई भी काम, कोई भी उन्नति वह नहीं कर सकता मानव। इसीलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है और पशुता की पहचान कि मैं एक पशु नहीं एक मानव हूँ, तो इसीलिए नाखून को मनुष्य काट देता है। वो प्रमाण नाखून देता है कि तुम एक क्या हो? पशु हो। मगर मनुष्य क्या करता है? अपनी मनुष्यता की निशानी देने के लिए उस नाखून को काट देता है। ठीक है, चलिए आप इसे समझेंगे दोस्तों। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? ये भी व्याख्या क्वेश्चन है दोस्तों। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है और लेखक की ये बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? दोस्तों देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों। इस आंसर को लिखेंगे, लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। और कौन सा बूढ़ा का जिक्र किया है? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। और लेखक ने किस बूढ़े आदमी का जिक्र किया है? तो वो क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है, आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं उसमें सत्यता, सौंदर्यबोध एवं विश्वसनीयता नेस मात्र भी स्थान नहीं है, और नेस मात्र भी स्थान नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों देख लीजिए। लिखा, महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। सही बात है दोस्तों, ये सब चीज़ से महात्मा गांधी ये शिक्षा दी कि लोभ है ना, क्रोध, मोह, हिंसा से दूर रहने के लिए, उछलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी। लेकिन इनसे सारे उपदेश क्या थे? सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहे। क्या रहे? उपेक्षित रहे। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। देख लीजिए हमारी संस्कृति क्या है दोस्तों लेखक के अनुसार। लिखा है, तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज का अनधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता ही एक फल है। और बोल रहा है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वाधीनता में ना सोचकर स्वाधीनता में खुद के लिए सोचता है और खुद अपना मन लगा, किसी के कहने पर नहीं, खुद अपना आप सोचकर अपना डेवलपमेंट करता है दोस्तों, अपना उन्नति करता है। तो वही सबसे बड़ा संस्कृति की विशेषता का फल है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है। और यही विशेषता हमारी दीर्घकालीन बहुत पहले से ही हमारे संस्कार से आई है। इसीलिए स्व के बंधन को आसान से नहीं छोड़ा जा सकता, और स्व के बंधन को नहीं, स्वयं के बंधन को आसान से भारत में नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? मतलब जब नाखून बढ़ता है दोस्तों मानव को, ये कह रहा है आपको, जब नाखून बढ़ता है मानव को तो ये क्या याद दिलाती है? नाखून। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए। आंसर लिखेंगे, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। प्राचीन काल में क्या था? मनुष्य जंगली था। पहले भी आपको बताया दोस्तों, वह वन मानुष की तरह था।
मनुष्य क्या था, पहले जीवन में क्या था, जंगली था और वनमानुष की तरह था। उस समय का वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था और कोई भी संकट उस पे आता था तो अपना आपको आत्मरक्षा करने के लिए और भोजन के लिए वो क्या करता था, नाखून को अस्त्र बनाकर प्रयोग करता था। आज नखधर मनुष्य की अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? किस पर? अत्यधिक हथियार पर भरोसा कर आगे चल पड़ा। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं और उसके नाखून क्या है, मनुष्य का अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो और भीतर वाले अस्त्र से अभी भी वंचित नहीं हो। जो तुम एक समय में जब वनमानुष थे तो वह नाखून को ही तुम क्या मानते थे, अस्त्र मानते थे। मगर आज के हथियारों को जैसे बम हो गया, गोली हो गया, बारूद हो गया दोस्तों, ये जितने भी चीज़ है, हथियार है हमारे अभी आधुनिक जीवन में दोस्तों, उसको देखकर मनुष्य आगे बढ़ रहा है। मगर प्रकृति यह याद दिलाती है मानव को कि भीतर वाले अस्त्र से अभी भी तू वंचित नहीं हो, छुटकारा नहीं पाए हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। यही याद दिलाती है दोस्तों। देख लीजिए, पशु की समानता तुम में अभी भी विद्यमान है, अभी पशु के समान तुम भी अभी भी हो, इससे तुम वंचित नहीं हो सकते। यही चीज़ याद दिलाता है कि तुम एक जंगली थे और दोस्तों वनमानुष थे और अपने नाखून को अस्त्र शस्त्र के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करते थे। यही मनुष्य को ये बढ़ते नाखून याद दिलाता है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, किस प्रसंग में कहा है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें, देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा कि, बोल रहा है रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन समुदाय से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में लेखक ने क्या कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि हाँ, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। उनमें समझ नहीं है दोस्तों, उनके जो बच्चे मर जाते हैं, है ना, उनके बच्चे जब मर जाते हैं तो तब भी वो गोद में दबाए रखती है। तो इस तरह मनुष्य नहीं कर सकता। एक माँ जब होती है, अपने बेटे जब उनका मर जाता है दोस्तों, तो वो इतना रोती है। और ये बंदरिया देख लीजिए, जब उनके बच्चे मर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, तब भी अपने बच्चों को दबोच कर अपने पास रखती है। तो यही डिफरेंट है दोस्तों दोनों में, है ना, एक मनुष्य में और एक बंदरिया में, यही डिफरेंट है। तो इसलिए लेखक कहा है दोस्तों कि मनुष्य का कभी आदर्श, बंदरिया आदर्श नहीं बन सकती। ये यानी केवल प्राचीन काल विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा विकास संबोध के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। बोल रहा है पहले वाला विकास और विचारधारा, अभी की विचारधारा और पहले रूढ़िवादी विचारधारा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। जो अभी विकास चल रहा है दोस्तों, उस तरह ये बंदरिया का आदर्श अगर मनुष्य में आ जाए तो ये नहीं चल सकता। कोई भी माँ अपने बच्चों को मरे हुए गोद में नहीं ले सकता, वो तब भी दबोच के रहती है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक माँ जब एक बेटे को कुछ हो जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आप तो समझेंगे कि माँ क्या चीज़ होती है, उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे, देख लीजिए क्या लिखेंगे। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थितियों के अनुसार साधन का उपयोग करना चाहिए। और बोल रहा मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के कारण, है ना, नाते परिस्थितियों के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। उनके पास साधन है कि नहीं है, मगर तब भी बुद्धिजीवी मनुष्य है जो तो बच्चे के लिए, जब जो बच्चे मर जाएगा तो उसके बच्चे के लिए बहुत ही कर सकता है। मगर बंदरिया क्या करेगी, जब मरा हुआ बच्चे को दबोच कर रखी है तो बोलिए ये इसका आदर्श नहीं बन सकता। यही आपको समझाने वाले थे और पर्स ने भी यही कह रहा था। लेखक इसके समधर्म में क्या कहा आपको समझा दिए। स्क्रीनशॉट लेते जाएगा दोस्तों सारे क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, मनुष्य की मूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मनुष्य को पूंछ भी था दोस्तों पहले, तो ये क्या पूछ रहा है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन चले जाएंगे, झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। क्या वह प्राणी शास्त्र के वैज्ञानिक जो कहते हैं कि पहले मनुष्य को पूंछ भी था मगर आप पूंछ नहीं है, वो पूंछ झड़ गया, तो इसी प्रकार एक समय आएगा कि जो नाखून भी उसके पास नहीं रहेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। देख लीजिए, तो ये अर्थशास्त्रियों कह रहे हैं, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कहना है दोस्तों, आप सुन लीजिए। देख लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके आंसर उत्तर लिखेंगे, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्यों के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। और यही आशा जगती है कि जिस तरह पूंछ खत्म हो गया मनुष्य का, उसी तरह क्या होंगे, ये नाखून बढ़ना बंद हो जाएगी। ये आशा मनुष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी लेखक के मन में जगती है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, और क्या लिखा, और मनुष्य का अनावश्यकता अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, अर्थात मनुष्य का पशुता को पुनः अंत कर पुनरूपण मानवता को प्राप्त कर लेगा। और बोल रहा है, एक बात सुनिए कि पहले भी आपको बताया कि ये नाखून किसका याद दिलाती है, कि याद दिलाती है कि एक मनुष्य को याद दिलाती है ये नाखून। और नाखून बोलता है कि आप जो थे एक पशु के जीवन में थे, पहले लाख वर्ष पहले जो थे वो क्या थे, पशुता थे, एक जंगली थे, आप वन मानुष थे, और अपना ये नाखून को आप अस्त्र शस्त्र मानते थे। मगर ये जब प्राणी शास्त्रियों के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिस तरह उसके पूंछ झड़ गए, उसी तरह है ना पशुता नाखून भी झड़ जाएंगे। तो इस पर क्या कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर जिस तरह बता रहे हैं और पूंछ झड़ जाएगी तो अथा मनुष्य को पशुता को पुनः त्याग करके पुनरूपण मानव की प्राप्ति कर लेगा। और बोल रहा है जब नाखून भी हट जाएगा तो पूर्ण रूप मानव बन जाएगा ये मानव। ठीक है, चलिए आप समझेंगे दोस्तों इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देख लीजिए, सफलता और चरित्रता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। सफलता और चरित्रता का शब्दों में लेखक की अर्थ विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादन करता है दोस्तों। देख लीजिए इसका कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, सफलता और चरित्रता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मानव शास्त्रों के संचारण से तथा बाह्य उपकरणों के बहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे वह बड़े आडवन के साथ सफलता नाम दे सकता है। और बोला मनुष्य में इतना शक्ति है, इतना बुद्धि है, बुद्धिजीवी मनुष्य है कि किसी भी बहुल्य पदार्थ को, किसी भी बहुत बड़े पदार्थ को या बहुमूल्य पदार्थ को जिसमें बहुत पैसे लगे, वो सभी चीज़ को मनुष्य पा सकता है। उसको क्या कहेंगे, सफलता कहेंगे। क्या कहेंगे, सफलता कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद चरित्रता देख लीजिए, चरित्रता किसे कहते हैं दोस्तों, परंतु मनुष्य की चरित्रता प्रेम में है। और चरित्रता किस में है, चरित्रता किस में है, प्रेम में है, मित्री में है, मतलब मित्रता में है, मित्री में है, त्याग में है। ये क्या है, त्याग जब करेंगे तभी आपसे कोई प्रेम कर पाएगा दोस्तों। कभी आपका चरित्र प्रकट होगा दोस्तों जब आप किसी से सही से बात करेंगे, अपने आप को सबके मंगल के लिए निष्भय भाव से दे देने में है। और बोल रहा है सबको सही से बात करने, सही से बैठने, ये क्या चरित्र है दोस्तों। तो यही चरित्रता आपको आप दिखाते हैं कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप कितना सह सकते हैं, आप कितना बोलते हैं, आप क्या बोल सकते हैं। ये क्या प्रकट करता है, आपका चरित्र प्रकट करता है। और सफल क्या है दोस्तों, कि किसी भी बहुमूल्य चीज़ को मानव इतना बुद्धिजीवी है कि किसी भी चीज़ को क्या होता है वो पा सकता है, तो सफलता के नाम जाया जाता है। मगर ये क्या होता है, मित्रता, प्रेम से बोलना, सही से बोलना, है ना, ढंग से चलना, सही से किसी से बात करना, ये क्या होता है, चरित्र होता है। आपको चरित्रता का आपको प्रकट करता है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के उस अध संजात वृत्तियाँ परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। और उसके बाद क्या लिखा है, उसको काट देना अंत बंधन का फल है जो उसे चरित्रता की ओर ले जाती है। ठीक है, चलिए समझेंगे दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
उसके बाद लिखा है दोस्तों, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। ये लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करिए क्यों पूछ रहा है दोस्तों। देख लिए किस क्यों पूछा है लेखक दोस्तों। लिखा है, लेखक के प्रश्न में द्वंद्व की भावना उभर रही है। अंत द्वंद्व की भावना क्या हो रही है, उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशु की ओर या मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ रही है, पशुता की ओर बढ़ रही है, ये लेखक पूछ रहा है दोस्तों, बढ़ रही है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य किसकी ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए विनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, वो स्पष्ट रूप से क्या है, पशुता की निशानी है। क्या है, पशुता की निशानी है। ये जो क्वेश्चन को पूछ रहा है, प्रश्न को पूछ रहा है दोस्तों लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर। तो ये खोज विचार के साथ इसका आंसर होगा कि मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्र को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, वो उससे स्पष्ट है कि पशुता की ये निशानी है। पशुता क्या है, ये निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र के होड़ में आगे बढ़ते हैं, और जो पशुता होते हैं, पशुता सभ्य समाज होते हैं दोस्तों, वो कहते हैं ये ऐसे ही अस्त्र शस्त्र के लिए आगे जीवन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो मानव किस ओर बढ़ रहा है, तो पशुता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, जो ये गलत बात है दोस्तों, चलिए आप इसको समझे होंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन क्या आपको बता दिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है देखिए, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर झड़ते ही शोध पर हाजिर हो जाएगा। व्याख्या करें। व्याख्या करने के लिए जब भी आप कहेगा दोस्तों किस प्रकार लिखेंगे, देखिए आज देख लीजिए, प्रस्तुति व्याख्या। पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उदित है। ये सबसे पहले ये लाइन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रस्तुति व्याख्या, पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उदित है। यह हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रकट किया है। निम्नकार प्रस्तुति अंश में नाखून के बढ़ाने और कटाने को लाक्षणिक शब्द से भांति में बांधने का पूरा प्रयत्न किया है। इनका कहना है कि नाखून काट दीजिएगा तो फिर तीसरे दिन चौथे दिन बढ़ जाता है, और नाखून जब आप काट लेते हैं दोस्तों तो तीसरे और चौथे दिन क्या होता है, फिर नाखून बढ़ जाता है। चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, और चुपचाप क्या, जब आप काटते हैं तो उसको दर्द नहीं होता, तो चुपचाप क्या होता है, ये दंड स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कोई निर्जल अपराधी हो। और ऐसे दंड स्वीकार करते हैं हमारे नाखून कि जैसे ये बहुत बड़ा गलती किए हो और निर्जल अपराधी हो। लेकिन देख लीजिए क्या लिखा है, लेकिन जिस प्रकार दंड से छुटकारा के बाद वह अपराधी फिर अपराध कर बैठता है, और फिर जब वो अपराधी से छुटकारा मिलता है तो फिर से वो अपराध कर बैठता है। नहीं दोस्तों, नाखून फिर से चौथे पांचवें दिन आ ही जाते हैं फिर अपराध करने। उसी प्रकार से नाखून फिर अपने स्थान पर आ जमते हैं। लेखक यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाक्षिक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को भी निरूपित करता है। दोस्तों यहाँ आप सीख सकते हैं दोस्तों कि बार बार काटने पर भी फिर वहीं आ जाते हैं। इससे संघर्ष का परिणाम दे रहा है लेखक कि जब तक न कुछ सफल हो, नींद चैन त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर न भागो तुम, क्योंकि कोई काम किए किसी का जय जयकार नहीं होते, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, यही एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
और जब बार बार काटते हैं दोस्तों क्या होते हैं सौंदर्य, जब लड़की और देखते हैं मेकअप करते हैं फिर उसको धुल देते हैं फिर मेकअप करते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी दोनों को, ये दोनों के बारे में कह रहा है कि बार बार प्रयास कीजिए, इसे सीखिए और जिस तरह फिर आ जाते हैं दोस्तों, उससे मेकअप भी सौंदर्य के और संस्कृत का भी बोध कराता है दोस्तों। ठीक है, परिणाम यानी निरूपित करते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे दोस्तों। स्कीम शुरू ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जैसे क्या लिखा है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें का बढ़ने नहीं देगा की व्याख्या करे। बोले अब बढ़े तो बढ़े, मनुष्य उनको बढ़ने नहीं देगा, व्याख्या करे। फिर इस आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है, तो व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, वही प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुति व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध। ये क्या है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, एक पाठ के ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लाक्षिप और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, निबंधकार क्या लिखा है, निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य का वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महत्तम स्वरूप है, सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर है, दिनों दिन पाशविक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। और बोला दिनों दिन क्या कर रहा है, प्रवृत्ति को है ना, पाशविक यानी पशु के प्रवृत्ति को समाप्त करने का मनुष्य परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते रहे तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, वो मनुष्य के जीवन जिएगा। वो मनुष्य के ठान लिया है मनुष्य कि हम पशुता के जीवन जिएंगे, कितना भी बढ़ जाए नाखून तब भी हम इसको काटते रहेंगे, हम पशु नहीं बन सकते हैं, ये ठान लिया है। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि ये जितना भी बढ़े इसको मनुष्य काटते रहेंगे। अतः पाशविक प्रवृत्ति का लक्षण जो दिखाई पड़ता है मनुष्य को उसे काट देता है। यह आशावादी विचारधारा लेखक को एक संस्कृति और सभ्य समाज स्थापित होने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए समझेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और लिखा है 15 में क्वेश्चन लिखा है, जो कि क्या लिखा है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, व्याख्या करे। बोले कभी कभी जब मनुष्य के देखता हूँ तो निराश नाखून की तरह, मनुष्य के नाखून की तरह जब भी देखता हूँ तो मैं निराश हो जाता हूँ। देखो कहता है व्याख्या करे, देख लो कैसे के लेके लेंगे दोस्तों। उसी प्रकार जब व्याख्या करने के लिए बार बार आपको कहे दोस्तों तो उसी प्रकार ये लाइन आपको लिखना, प्रस्तुति पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध। यहाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं कि पाठ है। अगर कोई भी पाठ है दोस्तों, अगर रहे आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा, अगर रहे भारत से हम क्या सीखे, विष का दांत, कुछ भी है दोस्तों, तो आपको यहाँ क्या लिखा है, विष के दांत है ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा, या रहे दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, कुछ भी लिखना आपको, यही लाइन यहाँ तक लिखना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है, प्रस्तुति पंक्ति, क्या लिखा है फिर देख लीजिए, प्रस्तुति पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक से उदित है, यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार इस अंश में पर विख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी नाखून बढ़ जाने वाली नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उदादित करते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए, लिखेंगे प्रस्तुति व्याख्या अंश पूर्ण रूप से लाक्षिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का यह अंश प्रभावित हो रहा है। लेखक अपने विचारिक बिंदुओं को सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता, मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता जिस तरह पहले चाहता है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं चाहता। उसके भीतर प्राचीन ब्राह्मणता का यह अंश है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति है तो मनुष्य पाशविक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए हैं। लेखक की यह सोचकर कभी कभी निराश हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये सोचकर मनुष्य
लेखक निराश हो जाता है दोस्तों। इस विकासवादी सभ्य युग में भी मनुष्य का बर्बरता नहीं घटी है। क्या बर्बरता नहीं घटी है, वह तो बढ़ती जा रही है। हिरोशिमा जैसा हत्याकांड पाशविक प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता पर इस पर ही है कि मनुष्य की पशु को जितना बार काट दो वह मरना नहीं चाहती। कितना भी मनुष्य काट दो मरना चाहती। अभी तो बम बारूद गोली होता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये लेखक कह रहा है क्या है ये, यही तो है दोस्तों कि ये किसका परिचय दे रहा है, पशु का परिचय दे रहा है कि मनुष्य अभी भी क्या पशु है दोस्तों। इसी बात को लेकर जब ये देखते हैं उनके और दोस्तों नाखून की ओर देखते हैं तो ये बहुत ही निराश हो जाते हैं लेखक की ये क्या है कि ये अभी भी पशु है, मानव अभी भी क्या है, पशु है। ठीक है, इसको समझेंगे दोस्तों। आज के क्लास के आप लास्ट क्वेश्चन पर आ गए दोस्तों और 15 नंबर क्वेश्चन भी कर लिए। मैं आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 15 तक आपको क्वेश्चन बताया दोस्तों। आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों देख लीजिए, अगर आप नहीं समझे हैं तो स्क्रीनशॉट सबको ले लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।